सबसे पहले एफओएमसी मिनट पीडीएफ को समझना होगा। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि अगली एफओएमसी मीटिंग में क्या हुआ। एफओएमसी मिनट पीडीएफ पर इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी। उसमें जुलाई एफओएमसी मीटिंग मिनट के बारे में बताया था। ये दिसंबर एफओएमसी मिनट है। ये सारे एफओएमसी मेंबर हैं। इनमें से एक फेड वॉलर ने स्पीच दी थी। उसके बाद से मार्केट की टोन बदली हुई है। उन्होंने जो कहा था वो दिसंबर एफओएमसी मीटिंग के अपोजिट लग रहा है। पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। यहाँ पर सबसे पहली लाइन ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स वो रिवर्स हो गई और इस वजह से जितनी भी टाइटनिंग हुई थी समर और फॉल के महीने में वो इरेज हो चुकी है। और फाइनल कंडीशन इंडेक्स, इक्विटी प्राइस और डॉलर, इन सब चीज़ों को मिला के बनती है। आप कह सकते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग। और ये चीज़ इन्होंने दिसंबर एफओएमसी मीटिंग में बोली थी, लेकिन एफसीआई और ज़्यादा ईजिंग मोड में जा रही है। जितना रिस्क इन्होंने एफओएमसी मिनट पीडीएफ के माध्यम से मार्केट को बताया है, अगली एफओएमसी मीटिंग से पहले वो रिस्क और ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर इस ब्लूमबर्ग आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ेंगे और इस फाइनल कंडीशन इंडेक्स चार्ट को देखेंगे, ये चार्ट गोल्डमैन सैक्स बैंक का भी आता है, ब्लूमबर्ग का भी आता है और एफओएमसी भी प्रोवाइड करती है। और इनके चार्ट ब्लूमबर्ग की कंपेयर में उल्टे चलते हैं। लेकिन ये चीज़ आप देखें, फाइनल कंडीशन इंडेक्स मैक्सिमम ईजिंग मोड में है और जब तक ये बढ़ती रहेंगी फेड रेट कट नहीं कर सकता। यही रिस्क फेड वॉलर ने बताया था। जो रिस्क इन्होंने दिसंबर एफओएमसी में बताया था वो अब बढ़ता जा रहा है, घटा नहीं है। फाइनल कंडीशन के बेस पे आप कह सकते हैं रेट हाइक जिस उद्देश्य से किया गया था, फाइनल कंडीशन ठीक उसी लेवल पे हैं जो रेट हाइक के शुरुआत में थी, जिस वजह से आपको SP 500 नया ऑल टाइम हाई दिखा रहा है। अगर पीडीएफ को ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है पॉलिसी रेट पीक लेवल पर है और इस टाइटनिंग साइकिल का पीक लेवल आ चुका है। लेकिन एक एफओएमसी मेंबर ने तो ये चीज़ भी कही थी हायर फॉर लॉन्गर, जो सितंबर महीने में लास्ट ईयर बोला था। अगर इस पीडीएफ को और ध्यान से देखें आप, इसमें लिखा है पहला रेट कट जून के महीने में हो सकता है। 2 महीने पहले मार्केट को लगा था जनवरी महीने में रेट कट होगा। फेड वॉलर के बाद चीज़ें बदली, इकोनॉमिक इंडिकेटर बदले। अब मार्च महीने का रेट कट भी शिफ्ट हो रहा है और मार्च महीने में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की भी 50% से कम पॉसिबिलिटी है। अगर इसके बाद जून के महीने में रेट कट शिफ्ट हो जाता है तो ये आपकी गलती होगी, लेकिन फेड एफओएमसी मिनट में जून महीने की पहले ही वार्निंग दे चुके हैं। और न्यूज़ कंपनी का काम यही है, वो आपको क्यों बताएंगे कि ये चीज़ एफओएमसी मिनट में लिखी हुई है। और फिर से पढ़ें आप तो इसमें लिखा है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दिसंबर एफओएमसी मीटिंग में कहा था वो उस समय 12-13 दिसंबर से पहले जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेस पर फोरिकास्ट थी जून के महीने में पहला कट। लेकिन 12 दिसंबर से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, इसलिए फेड मार्च के महीने में रेट कट तो नहीं बोलेंगे, मिनिमम जून और हो सकता है सितंबर के महीने में भी ये बोल दे। क्योंकि इस एफओएमसी डेट के बाद जितनी भी चीज़ें बदली हैं उसके बेस पे रेट कट जून महीने के बाद हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकता। इस एफओएमसी मिनट पीडीएफ में इन्होंने महीने का नाम क्लियर बताया, जून महीना, और साइज भी क्लियर बताया। ये कह रहे हैं कि मई के महीने तक पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट कम हो सकती है। इस पीडीएफ में इन्होंने दोनों चीज़ें क्लियर ही बताई कि कट जून के महीने में हो सकता है और साइज 25 बेसिस पॉइंट होगा। जिस समय गोल्ड 2088 लेवल के पास में ट्रेड कर रहा था
उस समय मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, जो अब साइज घटकर आधा हो चुका है और उसकी भी पॉसिबिलिटी आधी है। दोबारा पढ़ें तो इसमें लिखा है मेजर सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट अनचेंज रखा। आपने ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन देखा, उसमें रेट अनचेंज थी, कट नहीं हुआ। जब कभी भी ये मेजर सेंट्रल बैंक बोलें, एक चीज़ याद रखें, ये G7 के बारे में बोलते हैं। घुमा फिरा के गिने चुने बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी और आपका बीओजे, ये 3 बैंक इस पीडीएफ में ये कह रहे हैं कि जब सीपीआई नंबर आया था उस समय यील्ड बहुत तेजी के संग नीचे गिरे और इसका प्रभाव जो बाकी चीज़ों पर पड़ा और देशों के यील्ड भी नीचे आए, जिसकी क्लियर वार्निंग इस इंग्लिश वीडियो में दी थी जब यील्ड गिरे नहीं थे उससे पहले, क्योंकि ये चीज़ें सीपीआई नंबर के बाद आई। मार्केट पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। एफओएमसी मेंबर उसके इफेक्ट के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि सीपीआई न्यूज़ से पहले, उस वीडियो से पहले यील्ड 5% के पास में ट्रेड कर रहे थे, ये बाद में कलेप्स हुए और गोल्ड उस समय 1950 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। एफओएमसी मेंबर उस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो सीपीआई नंबर के बाद में आया। एफओएमसी मेंबर कह रहे हैं कि लैग इफेक्ट, जो इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन हुए, उन सभी एक्शन का लैग इफेक्ट, क्योंकि रेट हाइक 2022 से चल रहा है। जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन की वजह से गोल्ड 2022 में अप्रैल के महीने में गिरना शुरू हुआ था, उसका लैग इफेक्ट। अगर इस लैग इफेक्ट को देखें, इन्होंने 2022 में रेट हाइक किया और अब 24 आ चुका है, अभी भी ये रेट हाइक के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन इन 2 सालों में मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन का इफेक्ट सारा अभी मार्केट पे नहीं पड़ा है, इसमें समय लगेगा। उदाहरण के तौर पे इस हफ्ते फ्राइडे को जो एनएफपी आएगी उसे आप देखिए, ये पुराने रेट हाइक की वजह से नीचे जा रही है, उसे ट्रेड करेंगे, या जो आने वाले समय में रेट कट होगा उसकी वजह से ऊपर जाएगी, उससे ट्रेड करेंगे। क्योंकि अब जो एनएफपी कम होती जा रही है, 500K से 200K के पास में आ चुकी है, वो पहले ही 2022 में ट्रेड हो चुकी है, जब गोल्ड 2080 से 1620 लेवल तक कलेप्स हुआ। इसलिए ये चीज़ आपको इस साल सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगी, रेट हाइक का लैग इफेक्ट और रेट कट का लैग इफेक्ट। हाइक का लैग इफेक्ट आपको इस समय दिखाई देगा, लेकिन कट का इफेक्ट आपको 2026 के आसपास नजर आएगा। अब इस लाइन को समझने के लिए आप इस चीज़ को देखो, टॉप टू बॉटम ये सारी चीज़ें 5 मिनट में नहीं हुई, ना ही ये 5 मिनट चार्ट है। इसमें ये कह रहे हैं दिसंबर महीने में एफओएमसी मीटिंग हुई, उसमें सारे ही एफओएमसी मेंबर ने 2 निर्णय लिए जिसमें सबकी सहमति थी। पहला, रेट पॉज मोड में रहेगी, ना हाइक ना कट, 5.5% पे फिक्स। पहली चीज, क्यूटी जैसे चल रही है ठीक वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले कि फरवरी महीने की एफओएमसी हो, जिन सारे एफओएमसी मेंबर ने दिसंबर महीने में डिसीजन लिया था उसमें से बहुत सारे मेंबर चेंज हो जाएंगे, कुछ एफओएमसी से आउट होंगे और कुछ नए मेंबर आएंगे। इसलिए जो डिसीजन दिसंबर महीने में लिया था और तब से अब तक बहुत सारे डेटा बदल चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एफओएमसी मेंबर भी बदल चुके हैं। इसलिए अगर आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं कि फेड ने 3 रेट कट बोले थे और मार्केट 6 रेट कट के लिए प्राइस कर रहा है, लेकिन 2 महीने में तो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और जो नए मेंबर इस एफओएमसी के अंदर आएंगे वो ब्लैकआउट पीरियड से पहले ही क्लियर कर चुके हैं, उनका मनी नहीं है रेट कट करने के लिए।
अब नए एफओएमसी मेंबर नए डेटा के बाद ये कहते हैं कि उनका मन है फिर से रेट हाइक करने के लिए, तब आप क्या करेंगे? इस एफओएमसी मिनट में इन्होंने ये चीज़ घुमा फिरा के बोल दी, लेकिन क्लियर नहीं बोला कि 2024 के अंत तक इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम होगी, जो इन्होंने 3 रेट कट बोले थे। 2024 के अंत को आप देखें तो टोटल 3 एफओएमसी मीटिंग है और तीनों में ही 25 बेसिस पॉइंट के 3 रेट कट करते हैं, जो इन्होंने दिसंबर महीने में बोला है। लेकिन नवंबर महीने में इलेक्शन होगा और ये सारी रेट कट जो 2025 में होनी थी इलेक्शन की वजह से पहले करी जा रही है, और रेट कट या तो इलेक्शन से बहुत पहले स्टार्ट होगी या फिर इलेक्शन के बाद दिसंबर महीने में। इलेक्शन से एक एफओएमसी मीटिंग पहले नहीं स्टार्ट होगी। और इस एफओएमसी मीटिंग में जितना ही इलेक्शन शब्द को यूज करेंगे उतना ही इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि ये सारा रेट कट बाइडेन इलेक्शन को बचाने के लिए या उसे प्रभावित करने के लिए ये किया जा रहा है। और मान लो मार्च के महीने में कुछ नई चीज़ होती है, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक कलेप्स हुआ, तो इलेक्शन होने से पहले वो टोटल 5 रेट कट ऑलरेडी कर चुके होंगे 25 बेसिस पॉइंट की। और इलेक्शन वाले महीने में अगर वो रेट कट करते भी हैं तो इसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं बोलेगा, क्योंकि 5 रेट कट वो पहले ही कर चुके होंगे। लेकिन जब आप ये चीज़ समझना नहीं चाहते इलेक्शन से पहले क्या हो सकता है और इलेक्शन के बाद क्या होगा, लेकिन एक चीज़ निश्चित है, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, नया प्रेसिडेंट अनाउंस होने के बाद एफओएमसी मेंबर की टोन पूरी तरह बदल चुकी होगी। इस एफओएमसी मिनट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी और जो इस एफओएमसी मीटिंग में नंबर 1 फोकस होगा वो है फेड की क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी। इन्होंने इस मिनट पीडीएफ के माध्यम से क्लियर बोला है कि क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने से पहले वो पब्लिक को एडवांस में नोटिस देंगे। जब से ये चीज़ मिनट पीडीएफ में आई है, जितने भी एफओएमसी मेंबर ने स्पीच दी थी सभी ने कुछ ना कुछ क्यूटी के बारे में बोला, और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी ये न्यूज़ आई। और इसके बाद इस एफओएमसी मीटिंग में अगर क्यूटी में कोई बड़ा चेंज होता है तो ये चीज़ तो पहले ही मार्केट के अंदर है, ट्रेड ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं। अब तो केवल उस मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज डिसाइड करेगा कि और एंट्री बढ़ानी है या पुरानी क्लोज करनी है। इस मिनट पीडीएफ में इन्होंने बोला है मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट, लैग इफेक्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इसका असर, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा जब नया एफओएमसी डिसीजन होगा। लेकिन लास्ट एफओएमसी से अब तक तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, स्पेशली आपका इन्फ्लेशन आउटलुक वो तो बहुत चेंज हो चुका है। इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका लेबर मार्केट कंडीशन, इन्फ्लेशन प्रेशर। अगर ये सारी चीज़ समझ में नहीं आती तो केवल इतना देखें, इन्फ्लेशन प्रेशर और इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जब से अब तक वार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, और सीपीआई नंबर बढ़ा है या घटा है। क्योंकि इस एफओएमसी मिनट के लास्ट में इन्होंने एक चीज़ लिखी है, पॉलिसी रेट इस समय पीक पर है या पीक के पास में है, लेकिन सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इवॉल्विंग आउटलुक और बैलेंस ऑफ रिस्क, अगर ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं तो संभावना है वो फिर से रेट हाइक करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन दिसंबर एफओएमसी के बाद अगर रिस्क के रूप में देखें, वो केवल एक ही चीज़ बोलती हैं, फेड डॉविश नहीं हो सकते, उन्हें हॉकिश होना ही पड़ेगा। और हॉकिश गोल्ड के लिए बेरिश होता है और डॉलर के लिए बुलिश। यही कारण है कि दिसंबर एफओएमसी से पहले जब गोल्ड 2150 गया था, उससे पहले हम बेरिश थे। दिसंबर एफओएमसी से पहले ये कलेप्स हुआ, लेकिन एफओएमसी के बाद भी हम बेरिश थे।
और गोल्ड दोबारा से 2088 लेवल को टेस्ट करके नीचे आया। अब बिगिनर ट्रेडर के लिए जिन्हें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, गोल्ड 1810 लेवल से 2140 चला गया, या तो उन लोगों ने लॉस किया या मार्केट के अपोजिट साइड में रहे। बिगिनर ट्रेडर की तरह इस एफओएमसी मिनट में लिखी इस लाइन को देखें। वो अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे उनका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है सॉफ्ट लैंडिंग, जो हम कह रहे हैं अब खत्म हो चुकी है। ये चीज़ हो या ना हो, लेकिन ये उनका एक नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। इससे अलग सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? और यूएस सेंट्रल बैंक को आप देखें, फेड, गोल्ड ट्रेड करने से पहले आप ये देखें, आप एक ऐसे सेंट्रल बैंक को ट्रेड कर रहे हैं जो सबसे बड़ा है, सबसे पावरफुल है। सेकंड चीज, ये जो कुछ भी करते हैं आज नहीं पिछले 100 सालों में, वही मॉनेटरी पॉलिसी है, वही इकोनॉमिक्स है। वो गलत करें या सही करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो करेंगे वो इकोनॉमिक्स है। और उनके डिसीजन वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी को मैनिपुलेट करते हैं। जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे, गोल्ड समझ में नहीं आएगा। ये सारी चीजें हम हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा सकते हैं, लेकिन सारी बुक्स हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़नी होगी। और ये वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है कौन सी बुक आपको पढ़नी है। इसलिए जब तक आप ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे कि नवंबर इलेक्शन से पहले फेड का मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा और इलेक्शन के बाद क्या होगा, इसलिए जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, फेड एफओएमसी स्पीच में कुछ भी कहें, लेकिन आप दूसरों की बताई बातों पर डिपेंड रहेंगे। और वो गलत भी हो सकती हैं, सही भी, लेकिन डिपेंड दूसरे पे रहेंगे।